हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है 2023 में आईएएस बनने की। तो बिल्कुल समय बहुत कम है, तो है ना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो हमने जीएस पेपर 2 की यूनिट 1 कंप्लीट की है, उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं और किन किन बातों की हमें ध्यान रखना है, क्या ट्रिक्स होगी, इस पर हर चीज़ बात करेंगे। विश्वास करिए बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। आपको क्या करना है, रुकना है। आइए पहले बात करते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी इम्पॉर्टेंट है और उसे हमें लिखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान का निर्माण कर दिया था? चर्चा कीजिए। 200 शब्द, 2016 में ये प्रश्न आया था। ठीक है। दूसरा सवाल है, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। 150 शब्द, 2019 का सवाल है। अगली बात है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। 150 शब्द, 2021 का सवाल है। अगली बात करेंगे 2022, जो अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसकी बात करेंगे। तो उसमें कहा गया है, एक सवाल था, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। टिप्पणी कीजिए। 10 अंक का सवाल है, मतलब 150 शब्द में लिखना है आपको। देखिए, इन दो जो 4 सवाल है ना, इनमें 2 सवाल मैं करूँगा, 2 सवाल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आज आंसर राइटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आंसर राइटिंग की फॉर्मेट बना सकते हैं। जब भी पॉलिटी के आंसर लिखेंगे, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से पुट हमें शामिल करने हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आंसर राइटिंग आपको करनी है। व्हाट्सएप पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, प्लीज़ उस पर भेजिए, मैं चेक करूँगा कैसा क्या है। ठीक है, तो जो भी यार कमियां होंगी वो बताऊंगा, है ना। और जो मैं लिखा हूँ, अगर उसमें भी आपको लगता है कि सर ये आ सकता है तो बताइएगा, जिससे मेरी भी तैयारी कुछ और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। तो कौन सा, पहला और चौथा, मतलब 2016 और 2022 का जो क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर राइटिंग करके आज आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया है। चलिए, अब हम बात करेंगे ना, यूपीएससी में जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन आप करेंगे, पॉलिटी क्वेश्चन, तो आपकी क्या ट्रिक होगी या कैसे क्वेश्चन को हमेशा किन कसौटियों पे हम उतारेंगे और इन बातों को ध्यान रखना है। अगर ये ट्रिक आपने ही फॉलो कर ली ना, तो आप विश्वास करिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप धड़म मतलब तुरंत दे पाएंगे। तुरंत, आप समझ लीजिए, आपको समय नहीं लगेगा सोचने में। क्या करना है, प्रैक्टिस। बस 8-10 क्वेश्चन आप एक बार पॉलिटी के लिख लिए ना, आप विश्वास करिए आप मास्टर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, ये कसौटी पर, ये जो कसौटियाँ हैं, इस पे सवाल को उतारना है, फिर उत्तर लिखना है। सबसे पहले कसौटी, मान लेते हैं क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, एग्जैक्टली समस्या आती है ना, शुरुआत कहाँ से करें, क्या चीज़ें हों, बस उन्हीं बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे नंबर 1 पे आपको ढूंढना है, क्या उसका मुझे कुछ बैकग्राउंड याद आ रहा है, क्या मुझे कुछ उसका बैकग्राउंड याद आ रहा है, क्या कोई डेटा उससे संबंधित मुझे याद है। नहीं याद है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। अगली बात करना है, क्या उससे कोई अनुच्छेद या प्रावधान मुझे याद आ रहा है ना। पहला डेटा या बैकग्राउंड, क्या मुझे याद है। भाई, अगर आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो याद होगा, है ना। या अनुच्छेद या कोई प्रावधान जो हमारे संविधान की किताब में दिया है, किसमें, एम लक्ष्मीकांत ने, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ जीएस पेपर 2, क्या उसमें वो प्रावधान कहीं पे है, वहीं से शुरुआत कर दीजिए। अगला, क्या कोई अधिनियम इससे संबंधित है जो भारत सरकार ने मतलब कोई अधिनियम, कोई विधि, क्या अभी हाल में कोई ऐसा अधिनियम पारित किया है उससे संबंधित, ये करंट अफेयर जुड़ जाएगा। अगला, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इससे संबंधित, या
क्या कोई सजेशन या रोड मैप मैं दे सकता हूँ इसमें आगे, है ना। ये चीज़ें आपको ना अब मुश्किल से 10 से 15 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड लग जाए ना देना। इससे क्या होगा, आपको तुरंत ना फॉर्मेट बनाने में ईजी हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है। अभी फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस हिसाब से उत्तर की फॉर्मेटिंग करेंगे। दूसरा, कोई नेशनल या इंटरनेशनल रिपोर्ट है उस मामले में, ठीक। और सबसे अंतिम बात, कमेटी की क्या कोई रिपोर्ट है। अगर कमेटी की भी रिपोर्ट नहीं मिल रही, क्या मेरे पास कोई उदाहरण या योजना कुछ है, या अनुच्छेद के कोई प्रावधान है, या कुछ बातें मुझे पता है। अगर ये आपका बेस है, ये कसौटी आपने बना ली किसी भी क्वेश्चन को लेकर, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 एक प्रसंघीय संविधान के निर्माण का निर्धारण है। अगर ये सवाल है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये देखूँगा कि क्या मुझे कुछ बैकग्राउंड पता है कि 1935 का जो अनुच्छेद मतलब अधिनियम है उसमें कुछ बातें मुझे याद हैं या कोई डेटा मुझे याद है। ये मेरी पहली कसौटी होगी। दूसरा, इससे जब संविधान बनाया गया क्या कुछ प्रावधान या कुछ अनुच्छेद हैं जो मैं लिख सकता हूँ, या जो अधिनियम है उससे संबंधित कोई बात मुझे याद है, या सुप्रीम कोर्ट की सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं होगा, हटा दो। याद रखना है हर एक क्वेश्चन में पॉलिटी में कम से कम यहाँ से 4 चीज़ें उठानी है। 4 चीज़ें, नंबर 1 रोड मैप अगर उठा सकते हो, बैकग्राउंड, दूसरा अनुच्छेद, और चौथा बात होगी ध्यान रखना अधिनियम से संबंधित। ये 4 बातें हमेशा आपको मिलेगी। ध्यान रखना है रिपोर्ट और कमेटी और आपकी योजना या उदाहरण, ये चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हैं, अपने संविधान से ही ले सकते हैं, नहीं तो करंट अफेयर से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या क्या बातें, कमेटी, बैकग्राउंड, कोई डेटा, योजना या उदाहरण, अनुच्छेद, प्रावधान, अधिनियम से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन, या आगे मैं क्या कुछ अपना सजेशन दे सकता हूँ, कोई रोड मैप दे सकता हूँ, नेशनल या इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट है मुझे उससे संबंधित, या कोई कमेटी की रिपोर्ट है। अगर ये बातें ध्यान में हैं, विश्वास करिए आपका उत्तर सबसे बेहतरीन होगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइएगा। ये ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। यही बातें आपको सोचना, इससे ज़्यादा पॉलिटी के बारे में कुछ मत सोचिएगा, उत्तर आपके सामने होगा। हर व्यक्ति को समस्या होती है जब वो पहली बार उत्तर लिखने की कोशिश करता है, तो शुरुआत कहाँ से करें यही समस्या होती है। तो शुरुआत इन मामलों से आपको आसानी होगी और उत्तर को फॉर्मेट करने में ईजी होगी। अब बात करते हैं ना कि जो हमारा आंसर होगा उसका फॉर्मेट कैसे रखेंगे। चलिए देखिए, ये आपका आंसर फॉर्मेट, जैसे आप जानते हैं कि दो तरफ से क्या होती है, लाइन खींची होती है। यूपीएससी का जो पेपर होता है, जैसे मतलब कि जो आपको कॉपी मिलेगी और ऊपर क्वेश्चन दिया होता है। तो आंसर की फॉर्मेट कैसे हो, हम कैसे शुरुआत करें, ध्यान रखना है। जब भी पेपर में लिखने की शुरुआत करें आपको यहाँ से नहीं करना है, ये थोड़ी सा स्पेस देखिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आप इंट्रो को शुरू करेंगे। आपने क्या किया, 2-3 लाइन का इंट्रो लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख दिया। यहाँ पे मान लीजिए आपका इंट्रो ख़त्म हुआ, कहीं भी ख़त्म हुआ कोई मतलब नहीं। अब बात ध्यान क्या रखनी है, देखिए तो बात क्या ध्यान रखनी है, नंबर 1, जब भी आप जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वही आपका हेडिंग वहीं से शुरुआत करेंगे आप। ये नहीं कि हेडिंग आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आप हेडिंग यहीं से शुरुआत करेंगे और उसी स्टार्टिंग पॉइंट से आपके पॉइंट बनेंगे। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, जो भी है आपके एकदम प्रेजेंट में आएगा। आप करेंगे, मान लीजिए दूसरी हेडिंग भी देना है तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले फिर से बता दे रहा हूँ, इंट्रो, ये एक पेज ना आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, हर चीज़ हम करेंगे यूपीएससी क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप हर चीज़ इसी फॉर्मेट में आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका एक डिज़ाइन बन जाएगी, जो आपकी किताब जो होगी वो आपको बहुत ही अच्छी कॉपी आपकी दिखेगी। ठीक है, एग्जामिनर के सामने आपने ये कर लिया। ये पॉइंट्स क्या होंगे, उस पॉइंट के नीचे ही, जैसे मान लिया आपने पॉइंट लिखना शुरू किया, आप लिखिए, यहाँ से फिर ला सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से लेकर, लेकिन दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे फिर यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इस पॉइंट के बीच में आप लाइए, यहाँ से फिर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा पॉइंट जस्ट उसी के नीचे होना चाहिए। अगली हेडिंग फिर वहीं से शुरू होगी और पॉइंट्स यहीं से शुरू होंगे। जब आपके पॉइंट्स ये ख़त्म हो जाएंगे तब आप यहाँ पे फ्लो चार्ट, डायग्राम,
अगर मैप है ना तो मैप आप यहाँ बीच में भी डाल सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि मैप के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन फ्लो चार्ट बीच में कभी मत डालिएगा, विश्वास करिए बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। हमेशा फ्लो चार्ट कहाँ लिखना है या डायग्राम नीचे बनाना है कुछ पॉइंट में। अभी जब मैं आंसर राइटिंग दिखाऊंगा ना तो वहाँ पे मैं कैसे किया हूँ आप देखिएगा, उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा, या इससे बेहतर आप कर सकते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, उस पर चल सकते हैं। जैसे नो रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेश्चन, क्या फ्लो चार्ट डायग्राम हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है भैया, ध्यान रखना। यू मे डन बाय पॉइंट ओनली, जो पॉइंट्स है ना इसी पे ही आप ख़त्म कर सकते हैं। भाई नहीं बन रहा डायग्राम यार, नहीं बन रहा फ्लो चार्ट, भाई सीधी सी बात है। हर क्वेश्चन तो आप जानते नहीं हो कि यूपीएससी आपके अकॉर्डिंग जो पढ़ के गए हो, लेकिन मुझे इतना पता है अगर 20 क्वेश्चन हैं तो मुझे 10 क्वेश्चन तो मैं पढ़ के गया हूँ और मुझे ज़बरदस्त तैयार है। भाई नहीं तैयार है तो क्यों पेपर दे रहे हो ही गए नहीं, सीधी सी बात है ना। तो 10 क्वेश्चन अगर तैयार है तो 10 क्वेश्चन में मैं चार्ट, डायग्राम, मैप्स ये यूज करके आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। और वो कब बनाऊंगा मैं, अपनी मेन बॉडी ख़त्म जब मेरा हो जाएगा और अंत में बस एक फ्लो चार्ट पे मैं मेरी जो छोटी छोटी बातें रह गई हैं मैं उनको फ्लो चार्ट से दिखा दूंगा। सब कुछ आप फ्लो चार्ट से नहीं दिखा सकते हो ना, एक्सप्लेन तो करोगे ना पॉइंट्स को, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं उन बातों को दर्शा देंगे। यहाँ तक कोई समस्या। अब लास्ट में कंक्लूज़न, फिर देखना कंक्लूज़न इसी पॉइंट के बाद ही शुरू करना है ना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से आपने क्या किया था, शुरुआत किया था। हो सकता है वो अगले पन्ने पे आए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देखिए, वहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और अंत में आप कंक्लूज़न लिख के अपने कॉपी को ख़त्म कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या। मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है लिखने का। अगर आप करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, हर एक क्वेश्चन फॉर्मेट करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन जो मैंने किए हैं पहला और चौथा, वो क्वेश्चन मैंने कैसे किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए ये है हमारा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक प्रसंघीय संविधान का निर्धारण कर दिया था, चर्चा कीजिए। 200 शब्द में लिखना था, 2016 का प्रश्न है। अब आइए देखिए सवाल लिखेंगे कैसे। ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है, बुक आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें क्वेश्चन ऊपर लिखा रहता है। आपको वो 2 पन्ने देंगे, उसी में आपको उत्तर लिखना है। एडिशनल एक भी पन्ना आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो दिया है बस उसी में करना है। पहले एडिशनल पेज रोज मिलता था, शायद अब नहीं मिलता, तो आपको बस उसी में करना है। आइए पढ़ते हैं क्या मैंने लिखा है। देखिए ऐसे ही करना है। मैंने क्या किया, थोड़ा स्पेस छोड़ा, वहाँ से मैंने इंट्रो देना शुरू किया। परसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत जब विभिन्न राज्य समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ जुड़े होते हैं, जिनकी अपनी कार्यकारिणी प्रणाली तथा विधायिका होती है, लेकिन इनकी शक्तियाँ केंद्र की सीमाओं से बंधी होती हैं, उसे परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो परिसंघीय व्यवस्था के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि यही पूछा है ना, क्या 1935 का अधिनियम परिसंघीय व्यवस्था को निर्धारित करता है या परिसंघीय संविधान को निर्धारित करता है। तो परिसंघीय व्यवस्था है क्या, पहले ये तो बता दो, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या बताया, पहले परिसंघीय व्यवस्था के बारे में बताया कि जब विभिन्न राज्य अपने सामान्य, जो उनका समान उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए एक साथ जुड़ते हैं, उनकी कार्यप्रणाली और विधायिका होती है, सबकी अपनी अपनी होगी, सीधी सी बात है, लेकिन उनकी शक्तियाँ केंद्र की सीमाओं से बंधी होंगी। भारत में यही तो है, इसी तो परिसंघ कहेंगे। मतलब घर में दादाजी सबसे बड़े हैं, तो लेकिन सबकी सीमाएं कौन निर्धारित करता है, दादाजी, है ना। उसी तरह केंद्र क्या है, सबसे मेन है, और उसके परिवार के लोग क्या हैं, उसके राज्य हैं। ये हो गया परिसंघीय व्यवस्था। अब हम कहेंगे भारत सरकार 1935 के प्रावधान। देखिए मैंने हेडिंग डाली, तो मैंने हेडिंग वहीं लिखा है जहाँ परिसंघीय है, ठीक है। ये खूबसूरती बढ़ाएगा, धीरे धीरे आप करेंगे ना तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और ये चीज़ें बनाएंगे। अब मैंने पॉइंट क्या लिया है, पॉइंट वही 1 2 3 मत लिखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, मेरे पास कभी 2 ही 3 पॉइंट याद आएंगे, कभी बहुत सारे आएंगे, तो क्या होता है लिमिटेड हो जाता है। तो ये पॉइंट से ना क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी इजी रहती हैं। अब जैसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, इसने केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच के विषयों में संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया। सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था, है ना। आगे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। गवर्नर की परिषद में वही लोग शामिल होंगे जो विधान परिषद में निर्वाचित होकर आते हैं, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस मैं बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे है। अब अगला देखिए, 6 प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है, राज्य विधानसभा मंडल दूसरे सदन दूसरे सदन जो विधान परिषद है उसका गठन कर सकता है। अभी भी 6 प्रांत हैं हमारे पास, जिनके पास 2 हैं, मतलब विधानमंडल है, विधान परिषद है, ठीक है। तो ये कहाँ ले गए, अनुच्छेद 169 ये कहीं ना कहीं कहाँ से लिया गया है भैया, 1935 से ही तो लिया गया है, जो अभी भी शामिल है। अब आगे अन्य प्रावधान क्या रहे। अब देखिए अन्य प्रावधान, मुझे पता है मुझे डायग्राम भी बनाना है, तो मैं क्यों पॉइंट में लिखूं, जब मैं डायग्राम बना सकता हूं तो मैं बना दिया। और मैंने क्या लिखा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें प्रांतों को जुड़ना अनिवार्य था, रियासतों के लिए अनिवार्य नहीं था। ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है, आपको डिटेल में नहीं बताना। जो कॉपी चेक कर रहा है ना, बहुत बहुत ब्रिलियंट है वो आपसे, ठीक है। आगे आरबीआई की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया। तो वो तो अभी भी है ना, अभी कब 73वें 73वें और 74वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया। तो हमने उसी का प्रावधान तो लिया है ना। अंत में अब मैंने क्या किया, इतनी सारी बातें अपने लगभग 150 पौने 200 शब्द में समझा दिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम एक उत्तरदायी सरकार संघीय सरकार के विकास में अहम भूमिका निभाई। संविधान निर्माता इन प्रावधानों को संविधान में जगह दी। यह इस बात की पुष्टि करता है कि इसने एक प्रसंघीय संविधान का निर्धारित किया था। बस यही खत्म हो गया हमारा उत्तर, है ना। यही तो पूछा था यूपीएससी ने, क्या ऐसा है, तो बता दीजिएगा। उसके प्रावधानों से ही स्पष्ट लगता है, और संविधान निर्माता ने उनको एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया, यही वह उसकी पुष्टि करता है कि भैया ऐसा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो 2022 में आया था, उसकी बात करते हैं। तो सवाल क्या था पहले देख लेते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है भारत में संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। कितने नंबर का, 10 नंबर का, मतलब 150 शब्द में हमें उत्तर लिखना था। देखिए स्पीड के साथ ना हर चीज़ को मेंटेन करना जरूरी है। आइए पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या किया, फ्री स्पेस दिया और मैंने यहीं से शुरुआत की है अपने इंट्रोडक्शन की। स्वतंत्रता ही जीवन है। मनुष्य के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 19 सिर्फ भारतीयों के नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब मैंने एक इंट्रो बता दिया कि भैया देखो स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 19 ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ये भी मैंने बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग डालूंगा और लिखूंगा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार का अर्थ क्या है। ये अर्थ कहाँ समझाया गया है, अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। वही 6 स्वतंत्रताएं, वही बता देना है आपको बस। पहला वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी, है कि नहीं। दूसरा शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत में राज्य के क्षेत्र में आबाद विचरण करने की स्वतंत्रता। कोई वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। यही तो है इसका अर्थ, कि संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अर्थ यही तो है जो अनुच्छेद 19 हमें बताता है। आगे असीम नहीं है, अब इसकी बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के साथ उचित प्रबंध का प्रावधान करके बहुत अच्छा संतुलन बनाया है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा निर्माताओं को जोड़ते चला कि भैया इसके बीच में ये है, और उन्होंने बहुत अच्छे से संतुलन बनाया है, जिससे लग रहा है कि स्वतंत्रता के साथ कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक, आगे जैसा कि विदित है कि उपयुक्त सभी स्वतंत्रताएं असीम नहीं हैं, क्योंकि किसी भी देश में नागरिकों को असीमित अधिकार नहीं दे सकते, नहीं तो यह व्यवस्था समस्त समुदाय के लिए अहितकर होगा।
ठीक है, अब हमने ये बता दिया कि भैया ऐसा है, क्योंकि हमें पता है कि उन दो में ये बात कही गई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो मैंने डायग्राम बना दिया। मैंने क्या बनाया, डायग्राम बना दिया, क्योंकि मुझे पता है डायग्राम मुझे यूज करना है, क्योंकि ये सवाल भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं अच्छे से तो आप सोचिए ना भाई, मूल अधिकार तो सब पढ़ते हैं यार, जाके पढ़िए आप एम लक्ष्मीकांत खोल के, और जो मैंने बता दिया है उससे कर लीजिए, काम हो जाएगा। अनुच्छेद 19(2) के निम्नलिखित आधार, पहला क्या है, मतलब किस चीज़ के आधार कि भैया हम आपकी स्वतंत्रता को भी थोड़ी से सीमाओं में बांध सकते हैं। उसका आधार क्या होगा, पहला राज्य की सुरक्षा होगा कि नहीं होगा, लोक व्यवस्था चलती रहे, अगर उसमें जहां आपने कुछ गड़बड़ किया आपकी स्वतंत्रता खतरे में है। शिष्टाचार और सदाचार है कि नहीं, कहीं पे भी आप जाके क्या कर सकते हैं, कूड़ा नहीं फैला सकते हैं, कहीं पे भी आप गाली नहीं दे सकते हैं। ये शिष्टाचार और सदाचार की भाषा में आया कि नहीं, इससे आपकी स्वतंत्रता क्या हो सकती है, छीण हो सकती है। न्यायालय की अवमानना, पता चला न्यायालय ने ये बात कही है और आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये होगा अपराध, सीधी सी बात है। और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर आप चोट पहुंचा रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता सबसे पहले रोकी जाएगी, है कि नहीं। तो ये क्या है, निम्नलिखित आधार हैं जिससे आपकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, मैंने बता दिया। अब मैं अपने कंक्लूजन को लिख दूंगा, क्या लिखूंगा आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक कथन के अनुसार, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं कुछ ऐसा कथन लूँगा तो अपनी बात लिखूँगा तो उतना वजन नहीं होगा, तो मैंने क्या लिखा, सर्वोच्च न्यायालय के एक कथन अनुसार या कहा जा सकता है, ठीक, या कहा जा सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है मुझे अपने शब्द लिखना है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को जोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि व्यक्तियों के अधिकारों पर समाज अंकुश न लगाए तो उसका परिणाम विनाशकारी होगा, तथा हम अपने अधिकारों का प्रयोग के लिए दूसरों के अधिकारों को आघात नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये उत्तर ज़रूर अच्छा लगा होगा ना, बस यही लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। ये चीज़ें देखो ना, ये आप तब लिख पाएंगे जब आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तब आप चीज़ों को ना बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। नहीं तो क्या है, पढ़ाई चलती रहती है लेकिन हम उत्तर लिख नहीं पाते, उसके पीछे का रीज़न यही है। तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत करिए, जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, उसके साथ एम लक्ष्मीकांत को ले लीजिए, मूल अधिकार, क्योंकि ये इस पे देखो इतना बहुत डिटेल में उसमें दिया है ना। तो कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से उठ गए, यूपीएससी हो सकता है अगली बार अनुच्छेद 21 पे सवाल पूछ ले, अनुच्छेद 17 पे पूछ ले, 15 पे पूछ ले, क्या करेंगे आप, तो थोड़ा सा डिटेल में वहाँ जाके पढ़ लीजिए। ये सब बेसिक्स बातें हैं। और भी मैंने देखिए जो जीएस पेपर 1 है उसमें उसके महत्वपूर्ण प्रावधान, उसके कसौटियाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से यूनिट 1 में कराया है, ठीक। अब आपकी काम क्या है, आप क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मुझे लिख के दिखाएंगे, व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करेंगे, इसका वेट रहेगा, प्लीज़ इतना करिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आंसर राइटिंग करना नहीं जानते तो समस्या आपके लिए बनी रहेगी। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए, थैंक यू।